हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। इससे पहले जो मेरा वीडियो बना है उसे पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो एक्ट 1970 है उसमें सेक्शन 19 और सेक्शन 19(2)(d) और 19(2)(f) दोनों कब लागू हो सकते हैं। एक प्रोसेस है इसमें, जो सेक्शन 19(2)(d) है उसमें बैंक के ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, एडवाइजर्स की सर्विस कंडीशंस, उनका अपॉइंटमेंट और उनका पे फिक्सेशन है। 19(2)(f) में पेंशन संबंधी बातें हैं, पेंशन है, पेंशन संबंधी बातें हैं। इसे लागू करने के लिए, एक्ट 1970 को लागू करने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि बैंक रेगुलेशन बनाएंगे भारत सरकार से, आरबीआई से कंसल्ट करके और भारत सरकार को उसको भेज करके और पार्लियामेंट से अप्रूव कर, ये पूरा प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हुआ? इन्होंने 1976 में ऑफिसर्स के सर्विस रेगुलेशंस बनाए। स्वाभाविक सी बात है, जब रेगुलेशन बनाए तो भारत सरकार के पास भेजे होंगे और पार्लियामेंट से पास कराए होगा। टर्म्स एंड कंडीशन के भी बनाए होंगे, लेकिन इन्होंने बेज सेटलमेंट को छोड़ दिया, यानी पे फिक्सेशन को छोड़ दिया। रेगुलेशन नहीं बनाए। जब रेगुलेशन नहीं बनाए तो ये लागू नहीं हो सका और जो पुराना ढर्रा चला हुआ था आईबीए और यूनियन का, वो चलता रहा और आज तक चल रहा है। उसी प्रकार इन्होंने पेंशन के भी रेगुलेशन नहीं बनाए 19(2)(f) में, वो भी इन यूनियन और क्या नाम है, आईबीए की मर्जी पर छोड़ दिया गया। अब इनके साथ समस्या एक खड़ी ये हो गई कि जब 1995 का रेगुलेशन आया और नोटिफाइड हुआ, वो कहाँ नोटिफाइड हो, तो उसको किया गया उन्हें 1970 के एक्ट के अनुसार, रेगुलेशन नहीं होने के बावजूद भी। और जैसे ही उसको नोटिफाइड किया तो एक प्रिजम्पशन ये आया कि पेंशनर्स का जो रेगुलेशन है बैंकों ने बनाया, गवर्नर के पास गया और पार्लियामेंट से पास कराया, यानी प्रिज्यूम्ड रेगुलेशन हमारा बन चुका है, किसका? रेगुलेशन का। और उसके बाद आईबी और यूएफबीयू पेंशनर्स के अरिया से निकल जाते हैं और पेंशनर्स जो हैं उनको अधिकार मिल जाता है केवल और केवल अपनी बैंकों के पास जाकर के, भैया हमारे रेगुलेशन को आप इंप्लीमेंट करो। ये प्रोसीजर निकल करके आता है। अब इसी पर हम बात करेंगे। कहते हैं द कंडीशंस और लिमिटेशन सब्जेक्ट टू विच द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक में अपॉइंट एडवाइजर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। तो पहला तो ये कि इन्होंने एम्प्लॉय, ऑफिसर सबका अपॉइंट किया और रेगुलेशन बने। दूसरा, फिक्स देयर रिम्यूनरेशन, यानी पे अलाउंस को फिक्स करना है, ये इन्होंने छोड़ दिया। और टर्म्स एंड कंडीशन ये भी इन्होंने ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के साथ ले ली। यानी 19(2)(d) में इन्होंने फिक्सेशन ऑफ पे, यानी पे अलाउंस का मेथड छोड़ दिया, नहीं लिया, नहीं रेगुलेशन बनाए, तो पीछे से जो प्रॉपर्टी चली आ रही थी वही चलती रही, जो आज तक चल रही है। उसके बाद इन्होंने 2(f) में भी यही किया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अपॉइंट वगैरह की हम बात नहीं करते, अब हम आ जाते हैं इसमें, ये मीनिंग ऑफ द वर्ड अपॉइंट। अब जो मीनिंग ऑफ वर्ड अपॉइंट का मतलब, डिनोट द लीगल अथॉरिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट relationship under statutory control. Appointment is not merely recruitment. It indicates the power to determine who shall hold office, under what eligibility, tenure, discipline, service structure. Therefore, employees of the nationalized bank are not engaged purely through contractual bargaining as in private industry, but through a statutory framework. ये सारा का सारा इन लोगों ने इसका रेगुलेशन बनाया और पार्लियामेंट से पास कराया, यानी अपॉइंटमेंट का पूरा कराया। लेकिन ये जो था इनका मीनिंग ऑफ द लीगल इम्पैक्ट ऑफ फिक्स देयर रिम्यूनरेशन, ये इन लोगों ने इसके रेगुलेशन नहीं बनाए। फिक्स देयर रिम्यूनरेशन, फिक्स देयर रिम्यूनरेशन का मतलब ये है, यहां मैं बता दूं, यदि फिक्स देयर रिम्यूनरेशन करते हैं तो इसका मतलब जो यूनियन है दे कैन ओनली एडवाइज, अदरवाइज बैंक आरबीआई से मिलकर के, भारत सरकार से मिलकर के इसके रेम्यूनरेशन को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद गवर्नमेंट को भेजेंगे, उसको नोटिफाइड कराएंगे और वो लागू हो जाएगा। लेकिन ये पोर्शन उन्होंने छोड़ दिया।
इस पर किया ही कुछ नहीं। क्यों छोड़ दिया? इनको पता है कि यदि फिक्स रिम्यूनरेशन करते हैं तो यहाँ से IBA बाहर निकल जाता और ये सारी यूनियन भी बाहर निकल जाती। उनको बचाने के लिए यहाँ इन्होंने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया। तो इसमें है टू डिटरमाइन ऑथोरिटेटिवली, टू प्रेस्क्राइब फॉर्मली, टू सेटल विद फाइनलिटी, ये सारा इनका था। द पार्लियामेंट वेस्टेड द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, पे स्केल्स, अलाउंसेज, पेंशनरी बेनिफिट्स and other service conditions in the statutory mechanism of the nationalized bank acting under the government approved system। ये सारा का सारा ये होना था, ये पूरा का पूरा छोड़ दिया इन्होंने। इसको तो इन्हें टच ही नहीं किया। टच नहीं किया तो इससे अप्रूवल मिल गया। उस समय जो IBA और यूनियन चली गई थी उनको लीगल अप्रूवल मिल गया कि ठीक है तुम अपना काम करते रहो जो पहले कर रहे थे। यानी रेगुलेशन बनाइए। रेगुलेशन कुछ पर बना लिया गया 2D पर और कुछ पर नहीं बनाया गया। अब चलते हैं हम आगे। अब ये क्या है? द लैंग्वेज मैटरली डिफर फ्रॉम द कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रक्चर कंटेम्पलेटेड अंडर IDA वेयर वेजेज एमर्ज प्राइमरली फ्रॉम निगोसिएशन, सेटलमेंट और इंडस्ट्रियल एजुकेशन बिटवीन यूनियंस। अब इसको तो इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसको टच ही नहीं किया, इसको छोड़ ही दिया। और दोस्तों इसको छोड़ने के बाद ये आपका वेदर फिक्स एक्सक्लूड कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये क्या फिक्स जो वर्ड है ये आया है इसमें 2D में, तो ये क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग को निकाल तो देती है लेकिन फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं बनाया। जब रेगुलेशन ही नहीं बनाया तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आ जाता है दोस्तों आपका स्टैट्यूटरी 2F का। ये नीचे से मैं कुछ को नहीं पढ़ूंगा। निगोसिएशन ये मतलब ये निगोशिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि इससे एक बात निकल कर आ गई कि यदि इनका रेगुलेशन ही नहीं बना है पे एंड अलाउंसेज को फिक्स करने का, 1970 एक्ट के अनुसार वो रेगुलेशन बनना था, तो स्वाभाविक सी बात है ये पीछे इनके निगोशिएशन वगैरह जो कुछ चल रहे थे वो सारे चलते रहेंगे। और बनाया तो रेगुलेशन इन लोगों ने पेंशनरी बेनिफिट पर भी नहीं था। यानी दोनों रेगुलेशन को छोड़ दिया गया और सारे रेगुलेशन ने बना लिए। RBI की परमिशन ले ली, भारत सरकार को भेज दिया, पार्लियामेंट से पास करा लिया, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ दिया। एक तो छोड़ दिया इन्हें बेस सेटलमेंट को और एक छोड़ दिया इन्हें पेंशनरी बेनिफिट को। यदि ये बेस सेटलमेंट को यहाँ रेगुलेशन बना देते तो IBA UFB दोनों निकल जाते। इन्हें सोचा इससे एक तीर से दो निशान कि एक तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कलेक्टिवली होता रहेगा, और दूसरा IBA बना रहेगा और UFB भी बना रहेगा, यूनियन भी बने रहेगी। ये सारा खेल खेला इन्हें सारा ने मिल करके, और वो खेल को ये अब तक खेल रहे हुए हैं। लेकिन इनसे एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई। और गलती ये हो गई कि 1995 में जब 29/9/1995 को जब पेंशन के रेगुलेशन से नोटिफाई किए तो गलती से या कोई विकल्प नहीं था इनके पास, उसको एक्ट 1970 के अंतर्गत नोटिफाइड कर दिया। और एक्ट 1970 के अंतर्गत यदि पेंशन रेगुलेशन को नोटिफाइड करते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रिजम्पशन ये जाता है कि जो पेंशन का रेगुलेशन है वो बोर्ड ने बनाया है, भारत सरकार के पास गया है और पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है। और जैसे ही सिचुएशन बन जाती है, अनायास बन गई, ये तो नहीं बनाना चाहते थे पर वो बन गई। जैसे ही ये बन जाती है तो IBA और UFBU दोनों बाहर निकल जाते हैं और हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके संगठन जो बने हैं उनको अधिकार मिल जाता है कि जा करके अपनी बैंकों से बात करें इस पेंशन अपडेशन को क्या नाम रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और ये भी अधिकार मिल जाता है, इनको ये छूट मिल जाती है कि आपको किसी भी हाल से IBA और UFBU के नेताओं से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो रेगुलेशन है वो 1970 एक्ट के अंतर्गत नोटिफाइड हो चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका रेगुलेशन बन चुका है। अब दोस्तों ये सारी बातें तो मैंने बता दी, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारी चीज़ें हम जो बता रहे हैं आपको हमारे नेताओं ने कभी ध्यान दिया हो, क्योंकि हम जब पढ़ते गए 4-5 दिन से हम यही निकाल रहे थे कि एक्चुअली इसका ये कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, ये IDA एक्ट के अंतर्गत अपना बेस सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं। ये बेस सेटलमेंट करने के लिए, निगोशिएशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए सारा का सारा करने का अधिकार दिया इसको रेगुलेशन नहीं बना करके। इनको रेगुलेशन बोर्ड्स को बनाना चाहिए था भारत सरकार के साथ मिलकर के, और ये सारा काम करना चाहिए था। अब मैं एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूं, भारत सरकार ने हमेशा एक लीगल काम किया है, बैंकों ने किया नहीं किया अलग बात है, और भारत सरकार भी चुप रही। अदर भारत सरकार भी कहती है भैया रेगुलेशन बनाओ, 1970 में उन्होंने नहीं बनाया।
अभी आपका 13वां बेस्ट सेटलमेंट आया हुआ है, इसमें भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल रखा है, बोला भैया तुम इसको 1 साल के अंदर अंदर ये कर लो। भारत सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, खीर दिया, और उसके बाद गेंद डाल दी इन्होंने बैंक के पाले में। जब गेंद के बैंक के पाले में डाल दी तो स्वाभाविक सी बात है, कोई रेगुलेशन तो है नहीं, रेगुलेशन बैंक ने बनाया नहीं, तो अल्टीमेटली घूम घाम करके ये आईडी एक्ट में जाएगा, इसका निगोशिएशन होगा, इसमें आईबीए आएगा, यूएफबी आएगा, इसलिए आईबीए घुस जाएगा। तो यहां तो ये घुस सकते हैं, इसमें तो ये घुस सकते हैं पे सेटलमेंट में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, लेकिन बैंक पेंशन से संबंधित जितने भी मैटर हैं इसमें एक में भी आईबीए और यूएफबी नहीं घुस सकते हैं। यदि ये घुसते हैं तो ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि उसका रेगुलेशन ऑटोमेटिक बन गया। मतलब आपका 1995 का जो पेंशन अपडेशन पेंशन रेगुलेशन है, उसके नोटिफिकेशन होने से वो उसका रेगुलेशन ऑटोमेटिक बन गया और इसने बहुत सारे खेल खेल दिए। अब इसको मैं आगे नहीं ले जाना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।